ये चैप्टर 6 है अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का, लेक्चर 5। और इसमें हम डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में पढ़ेंगे। जो IS कोड होता है 1392/01993। कैसे कंक्रीट बिल्डिंग जो होती है उसमें हम जो सरिया लगाते हैं, या जो सरिया होता है वो डक्टाइल मटेरियल ही तो होता है ना। उसी का यूज़ करके हम जो कोड हमें दिया हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड का जो कोड होता है, कैसे यूज़ करेंगे ये इस लेक्चर में पढ़ेंगे। स्टैरप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स लॉन्जिट्यूडिनल लोडिंग क्या होती है इस चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे। बेंडिंग, बीम, कॉलम, इस लेक्चर में यही सब है। तो मैं बात करूं, अगर मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो एक्सप्लेन द वेरियस कोडल प्रोविजन फॉर द डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल एनफोर्समेंट इन अ बीम, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसवर्स ट्रांसफॉर्समेंट in a beam, explain various recommendation about providing stirrups in a beam as per IS 1392/01993। मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने कुछ कोड रिवीजन किया होगा, पढ़ा होगा। तो ये डक्टिलिटी के लिए ये कोड हम यूज़ करते हैं। डक्टिलिटी में मैं आपको बता दूं, आपको सबको अच्छे से पता होगा, जो हम सरिया यूज़ करते थे, बार यूज़ करते थे, तो वो डक्टाइल मटेरियल ही होता है। और आपको एक ध्यान देने की चीज़ ये भी है कि जब भी आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो हैवी स्ट्रेंथ का जो स्टील है वो यूज़ नहीं करना है, आपको लो स्ट्रेंथ का स्टील यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि जो हैवी होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो अगर ब्रेक होने की कोशिश करेगा, जब कोलैप्स होगी बिल्डिंग आपकी, जब लोडिंग होगी उस पर, तो वो ईज़िली ब्रेक डाउन होने की कोशिश हो जाएगी और वो कोलैप्स हो जाएगा। और यहीं अगर आप लो स्टील यूज़ करते हो तो उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, माइल्ड स्टील जैसे है, और अच्छी डक्टिलिटी देगा, तो बेंडिंग होगा और बियर कर सकता है आपके लोड को। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एज ए पॉइंट वाइज लेक्चर को, कि कोडल प्रोविज़न ऑफ IS 1392/01993 जनरल स्पेसिफिकेशन क्लॉज 50 में है ये, कि द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग शुड बी एज पर IS 456/2000 एक्सपेक्टेड मॉडिफाई बाय दिस कोड। आप सबको पता है कि कोई भी हम RCC कंस्ट्रक्शन करते हैं वो IS 456/2000 से ही करते हैं, ये इजी आपको सबको पता होगा। और फॉर ऑल बिल्डिंग विच आर मोर देन 3 स्टोरी इन हाइट द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट शैल बी यूज्ड M20। जो भी हम 3 स्टोरी से अधिक बिल्डिंग बनाते हैं ना, जिसका हाइट मिनिमम हो, उसके लिए हम M20 कंक्रीट का यूज़ करेंगे। आप सबको अच्छे से पता होगा कि मिक्स कंक्रीट, ग्रेड कंक्रीट क्या होता है, M20, M5, M25 ये सब क्या होते हैं। यहाँ मैं इसका डिस्कस नहीं करूँगा, लेक्चर को आगे लेके चलते हैं। मैं बात करूं अगर स्टील की, तो जो मैं पॉइंट बता रहा था आपसे कि स्टील एनफोर्समेंट ग्रेड 4 या फिर 415 और लेस सेल बी यूज्ड। स्ट्रॉन्ग स्टील इज़ नॉट प्रेफर्ड इन अर्थक्वेक प्रोन रीजन बिकॉज लो स्ट्रेंथ स्टील आर मोर डक्टाइल, सो लॉन्ग यील्ड एट ग्रेटर ब्रेकिंग स्ट्रेन। माइल्ड स्टील शुड बी यूज्ड एज अ मेन एनफोर्समेंट, है ना, इन दिस स्ट्रक्चर एलिमेंट वेयर अर्थक्वेक डैमेज एक्सपेक्टेड सच एज बीम। तो ये चीज़ें आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं कि जो आपका हायर स्ट्रेंथ स्टील इज गुड फॉर अदर स्ट्रक्चर एलिमेंट विच पॉसिबिलिटी ऑफ ए डैमेज लेस अंडर अर्थक्वेक लोड। तो अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल मेंबर की। फ्लेक्सुरल मेंबर क्या होता है? सिंपली वे में कहें तो बेंडिंग। किसी भी बीम में जो बेंडिंग होती है वही आपका फ्लेक्सुरल है, जो मेंबर में बेंडिंग होगा वो फ्लेक्सर है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बेंडिंग होती है, फिगर समझाने की कोशिश करता हूँ डाउट पॉइंट से। कि मान लीजिए ये सिंपल बीम है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जब ये आपका डिफ्लेक्शन शेप है, ये कंप्रेशन टॉप फेस पे है, टेंशन एट बॉटम फेस, यहाँ पे टेंशन लग ही रहा है, आपको पता ही है। ये नीचे कंप्रेशन लगता है, ऊपर से कंप्रेशन लगता है। और जब भी इसमें जो क्रैक्स आएंगे ना, इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर बात करें तो कभी भी अगर बेंडिंग होगा बीम में, जैसे कि ये बेंड हुआ है, यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जैसे कि ये बेंड हुआ है, तो ये नीचे से ही क्रैक होगा, जैसे वर्टिकली क्रैक होगा। जैसे ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये क्रैक आया है आपके मोमेंट में, जैसे कि ये अगर किया मैं ऐसे, बेंडिंग हुई ये बीम की, तो जो क्रैक होंगे वर्टिकली ही क्रैक स्टार्ट होंगे, ऊपर से तो क्रैक होगा नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पे एक सरिया बीच में लगा हुआ है, एक न्यूट्रल एक्सिस भी जाती है आपके बीम में, तो सरिया टेंशन करने की कोशिश करेगी और नीचे से ऊपर से कंप्रेशन भी लगेगा तो मुड़ेगा, तो ये बेंड करने की कोशिश करेगा। जितना बेंड करेगा उतना उसको सहने की क्षमता रखेगा। अगर नहीं बचा पाएगा तो नीचे से क्रैक होगा, वही आपका वर्टिकली क्रैक है। तो और अगर मैं बात करूँ कि द फ्लेक्सुरल मेंबर आर सब्जेक्ट टू वेरी लिटिल एक्सेल स्ट्रेस। एक्सेल स्ट्रेस जो लोडिंग आपकी लगती है वही आपका स्ट्रेस है, जो आप लोड लगाते हो एक्सेल, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लोड, पॉइंट लोड, वही आपके एक्सेल स्ट्रेस है, टेंशन या कंप्रेशन जोन में जो लगते हैं। और
और जो द फ्लेक्सर मेंबर आर सब्जेक्ट टू वेरी लिटिल एक्सियल स्ट्रेस, द फैक्टर एक्सियल स्ट्रेस ऑन दिस मेंबर अंडर अर्थक्वेक लोडिंग शेल नॉट एक्सीड 0.1 FCK। FCK आपको पता ही है कि क्या है? FCK इज द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। द मेंबर शुड हैव विड्थ टू डेप्थ रेशियो ऑफ मोर देन 0.3, जो उसका रेशियो होना चाहिए 0.3 होना चाहिए। द मिनिमम विड्थ ऑफ द मेंबर इज 200 mm, जो उसकी विड्थ होगी मेंबर की, आपके बीम की मेंबर की, वो 200 mm होना चाहिए। द डेप्थ ऑफ द मेंबर शुड बी लेस देन 1/4 ऑफ द क्लियर स्पान, 1/4 ऑफ द क्लियर स्पान। द डेप्थ ऑफ मेंबर, तो जो उसकी डेप्थ है, जैसे बीम है, बीम की अगर डेप्थ अगर बात करें फ्लेक्सर के लिए, तो ये कितना होना चाहिए? लेस देन 1/4, 1 और 4 होना चाहिए। और वही हम अगर बात करें लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की, तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स आर प्रोवाइडेड इन द बीम। लॉन्गिट्यूडनल बार्स क्या है, मैं आपको एज ए फिगर भी समझाता हूँ और ऐसे भी अगर बताने की मैं आपको कोशिश करूँ अगर, तो अगर इजी वे में ही आप समझो कि जो लॉन्ग वे में लगता है, जो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स आपका लग रहा है इधर की तरफ, यहाँ पे ये लॉन्गिट्यूडली है, लॉन्ग वे में, और इधर अगर फोर्स लग रहा है वर्टिकली जोन में, तो वो लेटरल फोर्स लग रहा है। तो इसमें हमको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल ही पढ़ना है। तो इसके लिए अगर क्या करेंगे कि इस कोड में प्रोविज़न क्या दे रखा है कि क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इस कोड को यूज़ करके, कि एटलीस्ट 2 बार्स गो थ्रू द फुल लेंथ ऑफ द बीम एट द टॉप एज वेल एज द बॉटम ऑफ द बीम। हाँ, अब 2 बार फुल लेंथ की ले सकते हैं टॉप में एज वेल एज बॉटम में, दोनों बीम की तरफ। एट द एंड ऑफ द बीम के नीचे, द अमाउंट ऑफ स्टील प्रोवाइडेड एट द बॉटम इज ए लिस्ट हाफ ऑफ द टॉप, मतलब कि जो बॉटम में हम बीम यूज़ करेंगे वो हाफ ऑफ द टॉप करेंगे, आधा करेंगे, जितना हमने ऊपर यूज़ किया था उसके आधा हम नीचे यूज़ करेंगे। ये लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात हो रही है। द स्टील प्रोवाइडेड at each of the top and bottom face of the member at any section shall be equal to 1/4 of the maximum negative moment still provided at the end of the beam। समझने की कोशिश कीजिए, साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, सुनने से ही होगा। इसमें समझने का ये है कि आप चीज़ों को क्लियर कट में पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो ही आपको समझ में आएगा। जो समझाने की चीज़ें होंगी मैं आपको समझा दूंगा। स्टील रेनफोर्समेंट बार आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 12 to 14 मीटर, दस इट इज़ नेसेसरी टू ओवरलैप बार। अब ओवरलैप बार क्या है कि जैसे कॉलम कोई बनाते हैं मान लो फिगर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कॉलम एक बनाते हैं, कॉलम एक बनाया और इस पे ये 1 स्टोरी कॉलम है या 2 स्टोरी कॉलम है, तो एक आपने यहाँ पे एक बनाया कॉलम, है ना। इसको ऊपर वाले इस स्टोरी फर्स्ट स्टोरी को बनाने के लिए मैं फिर से समझाता हूँ। जैसे कि आपने एक बिल्डिंग बनाई यहाँ पे, इसके लिए यहाँ पे आपने कॉलम एक दिया और यहीं तक कॉलम दिया, लेकिन आपको अगर इसके ऊपर भी बिल्डिंग बनानी है तो एक और कॉलम आपको देना पड़ेगा इस बिल्डिंग के लिए। तो इस कॉलम में जैसे कि एक कॉलम यहाँ पे था, एक कॉलम यहाँ पे था, तो ये यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है ना, जो आपस में मिल रहे हैं, तो यही ओवरलैपिंग है ना आपके कॉलम की। तो कई जगह जॉइंट्स होता है, इसे ही ओवरलैप बोलते हैं। और स्टील रेनफोर्समेंट बार आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 12 to 14 मीटर का। दस इट इज़ नेसेसरी टू ओवरलैप बार्स, ये ओवरलैप बार्स के लिए बहुत नेसेसरी है। इफ़ लॉन्गर बार आर रिक्वायर्ड सच लैप्स ऑफ देयर लॉन्गिट्यूडनल बार्स शुड बी मेड अवे फ्रॉम द कॉलम फेस से लॉन्गिट्यूडनल होने चाहिए। जैसे कि अगर एक कॉलम इधर है, एक कॉलम इधर है, तो यहाँ पे जो लैपिंग है लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए। और कॉलम फेस की तरफ, कॉलम फेस ही तो है यहाँ पे, दोनों का फेस एक दूसरे से जुड़ रहा है। और द लैप लेंथ शुड नॉट बी लेस देन द बार डेवलपमेंट लेंथ इन टेंशन। अब ट्रावर्स रेनफोर्समेंट की बात करें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैरअप्स की। आपको मैंने स्टैरअप समझाया था कि अगर हम स्क्वायर में अगर कोई कॉलम बनाते हैं या बीम बनाते हैं, तो अगर कॉलम ही मान लो बनाते हैं, तो हमने इसमें 4 सरिया दे रखा है, 4 सरिया इस कॉलम में दे रखा है, तो इसको जोड़ दिया, तो ये इसको जोड़ना ही स्टैरअप्स होता है। यानी कि ये 2 लेग स्टैरअप्स है, जैसे कि एक और एक यहाँ से यहाँ पे जोड़ा आपने, एक यहाँ से यहाँ पे जोड़ा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 लेग स्टैरअप्स है। इसी तरह सर्कुलर में भी आप कर सकते हैं, ऐसे 6 लेग 2 लेग्स ऐसे अलग अलग टाइप में होते हैं। तो इसी तरह से ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो स्टैरअप की मेन बात करते हैं हम लोग, स्टैरअप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
इसको मैं पॉइंट वाइज बताने की कोशिश करता हूँ कि इसको आप पॉइंट वाइज मेरे साथ चलिए समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रांसवर्स रेन्फोर्समेंट में क्या होता है। मैं फिगर से आपको बता दूंगा अच्छे से। पहले इस पॉइंट को हम देखते हैं। दे कैरी द वर्टिकल शियर फोर्स एंड हेंस रेजिस्ट डायगोनल शियर क्रैक्स। मतलब कि ये वर्टिकल शियर फोर्स को कैरी करता है और आपके डायगोनल शियर क्रैक्स को रेजिस्ट करता है, यानी बचाता है। दे प्रिवेंट द कॉन्क्रीट फ्रॉम बल्किंग आउटवर्ड्स। ये कंक्रीट को बल्क होने से बचाता है। दे प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स। मतलब कि अगर आपका कॉलम है और आपने इसकी कास्टिंग करनी है, मान लीजिए सर्कुलर कॉलम है, आप इसकी कास्टिंग कर रहे हैं और सरिया यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये ना हो कि ये बाहर निकल जाए, मतलब बाहर निकल जाए सारा आपका मटेरियल, आपने सही से रजिस्ट नहीं किया है, अपने वायरिंग नहीं की है अपने स्टील बार्स को, तो ये बकलिंग होने की समस्या होती है। और यहाँ पे और 139201993 में फॉलोइंग रिकमेंडेशन रिलेटेड टू स्टायरप्स इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम क्लॉज 6.3 कोड में है। द डायमीटर ऑफ स्टायरप्स मस्ट बी एटलीस्ट 6 मीटर इन बीम हैविंग क्लियर स्पॉन मोर देन 5 मीटर। द डायमीटर ऑफ स्टायरप मस्ट बी एटलीस्ट 8 मीटर। नीचे चलते हैं, फिगर से समझते हैं। अगर आप फिगर देखिए तो इस फिगर ये फ्रेम बना हुआ है। फ्रेम दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि विदाउट लोडिंग जो विदाउट लोडिंग जब हम लोड लगाते हैं, ग्रेविटी लोड जो नॉर्मल लोड लगता है बॉडी पे, ये फ्रेम है तो इसमें कैसा लोड लगता है। यहाँ पे आपका यूडीएल दे रखा है, यहाँ पे इसको देखिए, ये फ्रेम है और नॉर्मल लोड लगता है। तो अगर हम डिफ्लेक्शन की बात करें तो एक नीचे यहाँ पे नॉर्मल, इसके वजह से यहाँ पे एक बेंडिंग हो रहा है और इस फ्रेम की वजह से यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे जुड़ रहा है टेंशन और इससे एक टेंशन जुड़ रहा है, नीचे कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन टेंशन कंप्रेशन। और आपका अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो ये सेकंड वाले इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, इस फिगर की, तो इसमें आपको बेंडिंग पता है कि कुछ लीनियर में है और ऊपर वाला क्यूबिक या पैराबोलिक में है। आपको फ्रेम जब आपने सॉल्व किया होगा, जब SFD BMD पढ़ा होगा तो आपने इजीली सॉल्व किया होगा। तो ये तो बात हो रही है कि ग्रेविटी में आपका कैसा शो करता है, लेकिन वहीं अगर अर्थक्वेक आ गया उसी बिल्डिंग में, उसी फ्रेम में, तो क्या होगा। उसी फ्रेम में अर्थक्वेक आने की वजह से, ये देखिए, अर्थक्वेक आने की वजह से आपका जो फ्रेम हुआ तुरंत बेंड हो गया। ऊपर आप देख रहे होंगे ऐसे जा रहा था यहाँ पे बेंड, लेकिन यहाँ पे तुरंत एक टेंशन जोन में हो गया और एक कंप्रेशन जोन में हो गया, है ना। यहाँ पे पूरा कंप्रेशन होने लगा, अंदर कंप्रेस हो गया, बाहर की तरफ टेंशन निकल नहीं रहा है। यहाँ पे 20 फिगर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बेंड हो गया, किसके, ना इस पर इनर्शिया फोर्स ना अप्लाई हो पाया और मोशन की वजह से ये कोलैप्स हो गया, बियर नहीं करने की वजह से लोड को, ये ऐसा आपका डिफ्लेक्शन हो गया। और इसी केस में अगर इसकी बात करें आपके BMD की, तो BMD भी अगर जब बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाएगी तो उसका दोनों SFD या BMD हो, दोनों ख़राब होगा। आपका BMD देखिए पूरी तरीके से ख़राब हो गया। ऊपर देखिए नीचे पैराबोलिक था पूरे तरीके से और यहाँ पे पूरा जिगजैग फॉर्म में एक बन गया और ये गलत वे में हो गया, तो ये बिल्डिंग को आपको ख़राब कर देगा। इससे बचने के लिए आपका यही है कि रेजिस्ट बिल्डिंग बनाइए, आप कॉलम अच्छे से लीजिए, स्टायरप्स को अच्छे से बांधिए, उसमें आपके जो लैब्स होते हैं अच्छे से दीजिए, टाइज अच्छे से कीजिए, जॉइंट अच्छे से होना चाहिए, जो आने वाले लेक्चर में आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे भी इस फिगर में भी वही हुआ है कि पहले फिगर में मैं बात करूँ तो आपका अर्थक्वेक इधर से लग रहा था, तब की बात किया था। इस वाले फिगर में इधर से अर्थक्वेक लग रहा है, मोशन लग रहा है, थोड़ा लोड लग रहा है, तो वही डिफ्लेक्शन हुआ है कंप्रेशन और टेंशन में यहाँ पे नीचे। और आपका ये SFD BMD जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का फिगर है, इजीली कोलैप्स हो गया है। इस चक्कर में आपकी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। और जो आपका मैं अगर स्टायरप्स की बात करूं तो इस फिगर से मैं अगर करूं स्टायरप्स इन द बीम, अगर बीम का स्टायरप्स कैसा होना चाहिए तो आपको पता है कि ये स्टायरप्स है, ये रेक्टेंगुलर भी कॉलम है या बीम है जिसमें इसने 4 सरिया लगाया है, चारों को इसने 2 लेग में ऐसे जोड़ दिया है ना। तो बोथ एंड्स ऑफ द वर्टिकल स्टायरप शुड बी बेंट इनटू 135 डिग्री हुक एंड एक्सटेंड सफिशिएंटली बियॉन्ड इट टू प्रिवेंट ओपनिंग ऑफ द हुक एज शोन इन फिगर। फिगर में दिख रहा है कि हुक कैसे किया हुआ है। और द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स शुड नॉट बी एक्सीड हाफ द डेप्थ ऑफ बीम से अधिक नहीं होना चाहिए आपका ये इसका डेप्थ। और वहीं अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन बेड बार की, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ बेड अप बार इंक्लाइंड स्टायरप टू शियर रेजिस्टेंस शुड नॉट बी कंसीडर्ड। द स्पेसिंग ऑफ स्टायरप्स ओवर लेंथ ऑफ 2D एट आइदर एंड ऑफ द बीम शुड नॉट एक्सीड, है ना। 2D इससे अधिक एक्सीड नहीं करना चाहिए
D/4 होना चाहिए 8 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडिनल बार बट इन नो केस लेस देन 100 mm. द फर्स्ट स्टारअप शुड बी एट डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 50 mm फ्रॉम द जॉइंट फेस. हाँ, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. मैं इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या है. विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम एक्सप्लेन वेरियस कोडल प्रोटीन और लेटरल टाइज ऑफ अ कॉलम. तो हाँ, टाइज की अगर हम बात करें, टाइज क्या है, तो अगर जब हम आपने देखा होगा, अगर जब हम बीम या कॉलम जो भी बांधते हैं, जैसे कि स्टारर तो आपको पता ही है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये बीम है, टू लेग का बीम है. यहाँ पे एक सरिया नीचे एक सरिया ऐसे किया हुआ है, इसको आपने बांध दिया हुआ है. लेकिन आप अगर स्ट्रेंथ आपकी चाहते हैं तो आपने इसमें पतला 2-3 सरिया और डाल, जैसे कि यहाँ पे एक डाला, एक यहाँ पे डाला, तो इसकी मजबूती थोड़ी बढ़ जाएगी और इसकी स्ट्रेंथ सही रहेगी. तो और जब बकलिंग भी होगा ना तो नहीं होने देगा, या कुछ अंदर का मटेरियल अगर निकलता भी है तो नहीं निकलने देगा. तो ये आपका टाइज होता है. अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉलम आर द वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड एंड बेंडिंग. दे कंटेन 2 टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट. पहला क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल बर्थ और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट. द अर्थक्वेक लोड कैन कास्ट टेंशन on both face of column and frame because of their reversible nature as shown in figure आपको मैं दिखाऊंगा. टेंशन फेस इन बीम एंड कॉलम ड्यूरिंग अर्थक्वेक, है ना. फिगर थ्योरी मेरे साथ आप करते रहिए, फिगर में आते ही आपको अच्छे से और समझाने की कोशिश करूँगा. द कोडल प्रोविजन अप्लीकेबल to column and the frame member which have a factor axial stress greater than 0.1 FCK under the effect of earthquake load are given below. The minimum dimension of the member should not be less than 200 mm in frame. 200 mm से अधिक नहीं होना चाहिए फ्रेम में. which have beam with center to center span exceeding 5 meter or column of unsupported length of exceeding 4 meter. The shorter dimension of the column could be not less than 300 मीटर. पूरी थ्योरी है और एक एक लाइन आपको पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा. मैं जो कह रहा हूँ उसे आप अच्छे तरीके से सुनिए, या तो लिखना है तो लिख लीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए. आप चीज़ें आपको याद होती जाएंगी कि कहाँ पे क्या यूज़ करते हैं. बाकी तो मैं बता ही दूंगा आपको. द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन शॉर्टर अदर डायमेंशन शुड नॉट बी लेस देन 0.4. ये दोनों की बात हो रही है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट करते हैं, कोई टाइज लगाते हैं लॉन्गिट्यूडिनल में, ट्रांसवर्स में, तो दोनों के लिए होता है. अब हम अगर अलग अलग की बात करें कि लॉन्गिट्यूडिनल एनफोर्समेंट ऑफ कॉलम के लिए अगर बात करें तो क्या होता है, तो यहाँ पे लैप लेंथ शुड बी प्रोवाइडेड ओनली इन द मिडिल हाफ ऑफ द कॉलम नॉट नियर इट्स टॉप और बॉटम इट्स लैप. आपको पता ही है जो मैंने बताया कि अगर कई स्टोरी की बिल्डिंग बना रहे हैं, 1 स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी, तो ये अलग अलग कॉलम है ना. तो अलग अलग कॉलम के हिसाब से अलग अलग आपने कॉलम स्टोरी के हिसाब से अलग अलग आपने कॉलम दिए. तो कॉलम के बीच में आप मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, 3 कॉलम है. फर्स्ट को सेकंड से बांधने के लिए आप बांधेंगे ना, इसको जॉइंट कराएंगे तो उसके बीच में कुछ लैपिंग होगी, वही आपका लैप है. एक के ऊपर एक चढ़ेंगे, वही आपका लैपिंग है. और रहा है लॉन्गिट्यूडिनल में आपका कि 1/2 द वर्टिकल बार इन द कॉलम आर टू बी लैप्ड एट द टाइम एट एनी स्टोरी. When lap are provided, lies must be provided over the entire lap length as a spacing not exceeding 150 mm center to center. The ductile detaining of the column with spaced bar. अब ट्रांसवर्स की बात करें, ट्रांसवर्स में क्या कहता है, मैं लाइन से समझाता हूँ फिर आपको बताऊँगा क्या है. ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट ऑफ लेटरल टाइज इन कॉलम ऑल्सो सब 3 पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं. क्या है वो कि दे कैरी द हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स इंड्यूस्ड बाय द अर्थक्वेक, दस प्रिवेंट डायगोनल क्रैकिंग से बचाता है. दे होल्ड टुगेदर द वर्टिकल बार्स, कीप देम इन प्लेस. दे प्रिवेंट ब्लॉकलिंग ऑफ द वर्टिकल बार्स. द फॉलोइंग आर द कोडल प्रोविजन फॉर लेटरल टाइज ऑफ द कॉलम. ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट फॉर ए सर्कुलर कॉलम शुड बी स्पायरल और सर्कुलर. जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होगा ना, वो जो फॉर सर्कुलर कॉलम के लिए क्या होना चाहिए, स्पायरल या सर्कुलर होना चाहिए, है ना. नीचे चलते हैं. फॉर रेक्टेंगुलर कॉलम, अगर रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए अगर बात करें तो रेक्टेंगुलर कॉलम लेटरल टाइज इज क्लोज स्टारस हैविंग 135 डिग्री हुक विथ अप्रोप्रिएट extension of 10 times bar diameter but not less than 75 mm as shown in figure.
The parallel leg of the lie should not be more than 300 mm. If it is more than 300 mm, then a cross ties or pair of a overlapping ties are required as shown in figure. Figure से मैं आपको समझाता हूँ. The spacing of a tie should not exceed half at least lateral dimension except where spacing confining reinforcement is provided. क्या है कि कहने की कोशिश क्या कर रहा है ये कि फिगर आप देखिए, फिगर से समझने की कोशिश कीजिए. ये कह रहा है कि जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक 2 लेग स्टैरअप्स है. यहाँ पे जो आपका हुक लगा हुआ है और ब्रैकेट्स लगे हुए हैं जो आपने स्टील में पढ़ा होगा. क्या ये सिंगल लूप के लिए है और ये सिंगल लूप विथ क्रॉसस्टिच के लिए. क्रॉसस्टिच क्या है, इसको क्रॉसस्टिच बोलते हैं. जब आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 बार्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे क्रॉसस्टिच का यूज़ किया है. वही आपका क्रॉसस्टिच है. ये क्या होना चाहिए, जो आपका ब्रैकेट्स है वो यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो 300 mm से कम होना चाहिए. यहाँ पे जो आपका SC है, क्रॉसस्टिच लूप है, हुक है, वो क्या हो गया. तो इसकी अगर बात करें हम, तो यहाँ पे ब्रैकेट जो आपने लगाया है 300 mm से यहाँ पे लेस कर दिया. यहाँ पे SC को जो क्रॉसस्टिच हुक है वो ग्रेटर है 300 mm से. थोड़ा सा लेंदी है चीज़ें, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे जो मेरे नोट्स हैं उससे भी आपको समझ में आएगा. आपको स्टाइलस अच्छे से पता है, ज्वाइनिंग अच्छे से पता है, RCC स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन करते हैं वो आपको पता है. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में ना, इस फिगर में ये ओवरलैपिंग हो रहा है. क्रॉसस्टिच ओवरलैप हो रहा है और यहाँ पे इसी की 6 बार है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है ना, और बीच में ओवरलैपिंग है. तो ये आपका ट्रांसफर रेनफोर्समेंट कॉलम में हो जाएगा. जब ट्रांसफर टाइप के जो रेनफोर्समेंट बनाते हैं तो इसमें ओवरलैपिंग आती है हुक्स की. और ये तो रहा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. इस क्वेश्चन को मैं बताऊँ आपको कि स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट क्या होता है. वेर शुड बी प्रोवाइडेड इट. कहाँ इसे प्रोवाइड करते हैं. शॉर्ट नोट्स ऑन स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट. कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट की अगर बात करें, कन्फाइनिंग होता क्या है, ये एक लिमिट है. मतलब कि जो आपको अलग अलग जब आप डिज़ाइन करते हो अपने कॉलम को या बीम को, तो एक ऐसा लिमिट जहाँ से कुछ अलग वैल्यू एक्सीड करे. एक वैल्यू जैसे कि एक यहाँ पे आपने बनाया, फिर ऊपर आपने बनाया, ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कैसा ले रही है. तो कन्फाइनिंग उसमें इसलिए लगाते हैं कि अगर एक जैसी कर दी आपने, इसको भी 300 mm का कर दिया, इसको भी 300 mm का कर दिया, तो लेंथ इसकी बराबर हो जाएगी. मैं बड़ी बिल्डिंगों की बात कर रहा हूँ, इसलिए आप देखते होगे कि नीचे की स्ट्रेंथ, जैसे कि कोई बिल्डिंग अगर बनाया तो नीचे की फुटिंग की अगर बात करें, फुटिंग से ही लेके बात करें, तो पूरी बिल्डिंग फुटिंग पर ही तो टिकी होती है ना. फुटिंग पर टिकी होती है. फुटिंग के बाद से स्ट्रेंथ थोड़ी सी हाई होती है, इसके बाद इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी हाई होती है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी हाई होती है, लास्ट में थोड़ी और स्ट्रेंथ. ऊपर अगर हाई स्ट्रेंथ बना दिए हैं, हाई स्ट्रेंथ अगर डाल दिए तो वैसे ही इजीली कोलैप्स होने की कोशिश करेगा. तो एक लिमिट तक हम एक प्रोविज़न डालते हैं कि एक लिमिट तक हम उसको बचाने की कोशिश करें, उसको बियर कराने की कोशिश करें. एक डिज़ाइनिंग ऐसी कि आपके बिल्डिंग को रख सके, कीप कर सके. वही आपका कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट है, जो आपको फिगर में अच्छे से समझ में आएगा. मैं सीधे फिगर पे ही अगर बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए, ये इसने यहाँ पे नीचे अगर फुटिंग की है, हाँ यहाँ पे फुटिंग है, प्रोविजन ऑफ स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट फुटिंग से किया है. यहाँ पे सरिया इसने डाला है. तो ये जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसको अगर नोटिस कर रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ का जो सरिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने बीच में कुछ नहीं डाला है. यहाँ पे तो लाइन से कंटिन्यू बार्स डाले हुए हैं. यहाँ पे बीच में स्पेस डाला हुआ है, यहाँ बीच में स्पेस डाला हुआ है. इसकी मैं बात कर रहा हूँ, स्पेस डाला हुआ है. और जो इस लेंथ, इसके लेंथ से स्पेशल कन्फाइनिंग कितना है, ग्रेटर देन 300 mm है. फिर अगर ऊपर की हम बात करें तो ऊपर भी अगर ज्वाइनिंग करेंगे हम ऐसे ही, तो कहीं पे कॉलम जब ज्वाइन करेंगे, जब टाइल्स की बात आएगी, तो ऐसे हमें कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट करना पड़ेगा. मैं एज ए लाइन, एज ए हेडिंग से बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों ज़रूरी होता है और क्यों यूज़ करते हैं इसको. तो क्लोजली स्पेस्ड टाइल्स मस्ट बी प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द कॉलम ओवर अ लेंथ नॉट लेस देन लार्जर डायमेंशन ऑफ द कॉलम 1/6 ऑफ द कॉलम हाइट 450 mm. कितना होता है? ओवर द डिस्टेंस स्पेसिफाइड अबव एंड ऑफ द कॉलम इज वर्टिकल स्पेसिंग
vertical spacing of the ties in the column should not exceed d by 4. D is the smallest dimension. This spacing should not be less than 75 mm, not greater than 100 mm. When a column goes into a footing or mat column या फुटिंग को ही जैसे कि आप अगर सेलो फाउंडेशन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा रैफ्ट फाउंडेशन, सेलो फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, ये सब अलग अलग आए होंगे, मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा. द स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट शुड एक्सटेंड एटलीस्ट 300 mm इनटू द फुटिंग और मैट एज सोन इन फिगर. जैसे कि मैट फुटिंग थी, इस पर वही था कि हमने कैसे कन्फाइनिंग किया था. जैसे कि यहाँ पे आपने कॉलम बनाया था, यहाँ पे आपने टाइल्स डाले थे, है ना. टाइल्स डालने के बाद जब आपने जो सरिया को मान लो बांधा तो जो इजी में कहे तो उसमें आपने कितनी लैपिंग की थी, यानी कि यहाँ पे आपने कितना स्पेस दिया था, स्पेस इतना थोड़ा था, वही आपका कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट है. बात करते हैं कॉलम की. तो अगर पूरे कॉलम की अगर बात करो, देखो यहाँ पे इस पूरे फिगर की बात करो तो ये नॉर्मल कॉलम है. यहाँ पे ये यहाँ पे एक बिल्डिंग, इसको मैंने हॉल छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे कुछ मैंने ना कॉलम ना बीम बनाया, है ना. यहाँ पे एक शॉर्ट कॉलम बनाया, यहाँ पे एक शॉर्ट कॉलम बनाया, और इसको हम मेजाइने फ्लोर बोलते हैं. इसके ऊपर अगर एक बीम दे दिया आपने, इसके ऊपर एक बीम दे दिया है, वो मेजाइने कॉलम या मेजाइने फ्लोर है. ये शॉर्ट कॉलम में, कॉलम ये है, ये कॉलम ये है, इसके बीच का जो फ्लोर को हम मेजाइने फ्लोर बोलते हैं. इसी तरह से आप इस पूरे फुटिंग और कॉलम को मैं देख के मैं बता सकता हूँ कि कहाँ पे हमारा स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट लग रहा है. ये उस पूरे फिगर की अगर मैं बात करूँ तो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल बार्स आपको पता ही है. यहाँ से इन लोगों ने स्टार्ट किया है, यहाँ से, और इसके नीचे सरिया को अच्छे से ज्वाइन कराया है. बीच में आप अगर ये वाइट देख रहे होंगे, जो मैंने कलर कर दिया, बीच में आप जॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे वो जो स्पेस दे रखा है वही आपका स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट किया हुआ है. और द स्पेसिंग फिर इसके लिए अगर हम एरिया ऑफ द बार की बात करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे एज ए फार्मूले के हिसाब से, और एज ए अगर इसको डिज़ाइन करते हो आप तो इसको निकालना पड़ेगा ना कि इसका एरिया कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, क्रॉस सेक्शन पूरा दे रखा है. तो उसके लिए हमें कुछ फार्मूले दे रखे हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे. तो पहले इस लाइन को आप देखिए, द स्पेसिंग ऑफ टाइज यूज स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी मोर देन 1/4 of minimum member dimension but not less than 75 mm or more than 100 mm. The area of bar forming circular ties to be used as a special confining reinforcement shall not be less than, क्या है कि AS equal to 0.09 SDK FCK upon FY AG upon AK minus 1.0. तो आपको नीचे दे रखा है सबका क्या क्या होता है. AS क्या होता है, एरिया बार होता है. S क्या है, पिच ऑफ स्पायरल है. DK क्या है, डायमीटर ऑफ कोर एश्योर्ड आउटसाइड ऑफ स्पायरल है. FCK है आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जानते ही हैं कंक्रीट की. FI यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील टाइज है. AG आपका ग्रॉस एक्स एरिया ऑफ द कॉलम है, जहाँ पे आप पूरा आपने जो फुटिंग की है, आपने जहाँ पे कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट किया हुआ है कॉलम का. AK आपका एरिया ऑफ कंक्रीट कोर है, π/4 DK स्क्वायर बोलते हैं. तो इस पूरे फार्मूले से आप S निकाल सकते हैं. H आपका लॉन्गर डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर कोर मीजर अप टू आउटसाइड ऑफ टाइज एंड 300 mm है. एरिया ऑफ कोर इन द रेक्टेंगुलर टाइज, AK जिसे बोलते हैं. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, किस पे क्या कह रहा है आपका, किस पे लिखना है. बीम कॉलम जॉइंट पे और शियर वॉल पे. तो बीम कॉलम जॉइंट क्या होते हैं और शियर वॉल क्या होते हैं. तो फिगर से मैं आपको समझाता हूँ. बीम कॉलम जॉइंट इजीली मैं समझ सकता हूँ जहाँ बीम और कॉलम को हम ज्वाइन करते हैं. जैसे कि कॉलम ये बना रखा है, यहाँ पे बीम रखेंगे तो यहाँ पे बीम और कॉलम को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, वही है. और शियर वॉल क्या है वो भी समझाऊँगा. जैसे कि आप फिगर में ही चलिए, नहीं तो मैं आपको एज ए लाइन से समझाता हूँ कि RC बिल्डिंग पोर्शन ऑफ कॉलम दैट आर कॉमन टू बीम आर कॉल्ड बीम कॉलम joints. It's seen that these joints are severely damaged in earthquake and hence these joints should be designed carefully to resist earthquake load. हाँ, क्योंकि जब जॉइंट होगा तो अगर हम कोई कॉलम डिज़ाइन करते हैं पूरे वक्त तक, तो उसमें हमने कहीं लैप छोड़ा नहीं है, पूरे तरीके से मोल्ड कर दिया है, कास्ट कर दिया है. लेकिन हम कहीं से जॉइंट अगर करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम तो आएगी, उसको अर्थक्वेक रेजिस्ट बनाना पड़ेगा. तो उसके लिए कुछ फॉलो करना है हमें, IS कोड के हिसाब से फॉलो करेंगे. वो क्या है, नीचे आएगा. इस फिगर आपको देख रहे होंगे, आप फिगर से समझने की कोशिश भी कीजिए.
कि यहाँ पे इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉलम बार है, ये बीम है, यहाँ पे आपका ये जॉइंट है ना। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक और लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द स्पेशल कन्फाइनिंग रेनफोर्समेंट एज रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द कॉलम शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू द जॉइंट एज शोन इन फिगर। द स्पेसिंग ऑफ टाइज शुड नॉट एक्सीड 150 mm। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे अलग अलग बनाया है। अरेंजमेंट ऑफ द बीम बार इन एक्सटीरियर जॉइंट्स, टाइज इन बीम कॉलम जॉइंट जो मैं बता चुका आपको। और शियर वॉल, अब शियर वॉल की हम बात करें अगर, तो शियर वॉल क्या है कि जो आरसी वॉल बनाते हैं ना, जो बिल्डिंगें हम बनाते हैं, कोई भी बड़ी बिल्डिंग जो लेंथ की बिल्डिंग होती है बड़ी वाली, वो उसे ही हम शियर वॉल बोलते हैं। लाइन से आपको समझ में आएगा कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग है वर्टिकल प्लेट लाइक आरसी वॉल कॉल्ड शियर वॉल्स इन एडिशन टू स्लैब बीम एंड कॉलम। जैसे कि स्लैब बीम एंड कॉलम को मिला के जो हम वॉल बनाते हैं वही आपका शियर वॉल बोलते हैं, है ना, इसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग में। दीज आर लाइक वाइड बीम्स which are vertically placed. Their wall start at foundation level and continuous through the building height. Their thickness can be low as 150 mm as a 400 mm in a high-rise building. क्या है प्रोविजन? द डिजाइन ऑफ शियर वॉल गिवन IS 139201993 क्लॉज 90 सम ऑफ द एक्सप्लेन बिलो। शियर वॉल शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग बोथ लेंथ एंड विड्थ, दोनों तरफ हम कर सकते हैं, लेंथ और विड्थ की तरफ हम प्रोवाइड करते हैं, होना चाहिए। डोर और विंडो ओपनिंग में भी प्रोवाइडेड इन शियर वॉल बट दे शुड बी स्मॉल इन साइज एंड सिमेट्रिकल लोकेटेड। मतलब कि डोर और विंडो अगर आप शियर वॉल की तरफ बनाते हैं तो ठीक है, बनना चाहिए, लेकिन साइज इसका छोटा होना चाहिए और सिमेट्रिकली होना चाहिए। शियर वॉल इन बिल्डिंग मस्ट बी सिमेट्रिकली प्लेस्ड, जो मैंने बताया। स्टील बार शुड बी प्रोवाइडेड इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रेडेड शियर वॉल्स। मिनिमम एरिया ऑफ एनफोर्सिंग स्टील शुड बी 0.0025 टाइम्स द एक्सेप्शनल एरिया अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। द वर्टिकल एनफोर्समेंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द वॉल क्रॉस सेक्शन। ये तो रहा हमारा शियर वॉल। अब फिगर से समझने की कोशिश कीजिए कि क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पे ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, इस वाली बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये कॉलम बीम और बनाया हुआ है, इसको हमने पूरी तरीके से इसको ये ओपन है लेकिन ये इसको क्लोज कर दिया है, दिखाने की कोशिश किया। यही आपका आरसी शियर वॉल होता है, आरसी शियर वॉल होता है। आपको फिगर देख के समझ में आया होगा। ये हम स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर दीवार खड़ी करते हैं स्लैब पे और एक वॉल बनाते हैं, वही आपका शियर वॉल है। इस फिगर में भी बात कीजिए तो जॉइंट्स अलग अलग हैं, सिमेट्रिकली प्लेस शियर वॉल्स। तो आरसी शियर वॉल कौन कौन से हैं? एक ये है, एक नीचे वाला। और आरसी शियर वॉल कौन है? और एक ये है, नीचे वाला, है ना। जब आप डिज़ाइन करोगे, जब आप कैड में आप कोई बिल्डिंग बनाओगे, कोई मैप बनाओगे, तो आपको इजली ऐसे समझ में आएगा। ये सब आने भी चाहिए, यही है आपका। तो ये मेरा लेक्चर 5 था आरसीसी को लेके। मैं नेक्स्ट ऐसे ही लेक्चर डालता रहूँगा। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे पूछते रहिए। थैंक यू।